देवरानी ने खोला जेठानी की रात की नौकरी का राज। आज कमला देवी के छोटे बेटे रोहन की नई नवेली दुल्हन काव्या का गृह प्रवेश हो रहा है, लेकिन घर की बड़ी बहू राधिका कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ मर गई है राधिका? घर में इतनी बड़ी खुशी का माहौल है और इस बड़ी बहू का कोई अता पता ही नहीं है। अमित, कहाँ है तेरी पत्नी? जवाब दे मुझे। मुझे क्या पता माँ, शादी से तो जल्दी आ गई थी और कमरे में बैठी थी। मैंने आवाज दी तो अंदर से कोई जवाब ही नहीं आया, बस सिर दर्द का बहाना बनाकर छुप जाती है। शांत हो जाओ माँ। भाई प्लीज गुस्सा मत करो, मेहमान देख रहे हैं, भाभी यही कहीं होगी, आ जाएंगी, आप रस्म शुरू करो ना। मेरे नई ससुराल सब कितने अजीब हैं। गृह प्रवेश के इतने बड़े मौके पर भी इस घर की बड़ी बहू गायब है। और अमित भैया इतने चिढ़े हुए क्यों हैं? माँ जी का गुस्सा तो आसमान पर है। चलिए काव्या बेटा, अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ और इस चावल के कलश को धीरे से गिराकर अंदर आओ। काव्या मुस्कुराती हुए कलश को पैर से गिराती है। जैसे वो आलता के थाल में पैर रखती है, अचानक पूरे घर की लाइट्स 3-4 बार तेजी से टिमटिमाती है। हे भगवान, गृह प्रवेश के वक्त लाइट को क्या हो गया? कौन सा अपशगुन है? मुझे तो पूरा यकीन है कि ये उस बड़ी वाली राधिका का ही काम है। जब से इस घर में आई है कोई ना कोई खुरापात करती रहती है। हाँ माँ, भाभी तो अजीब है ही। पता नहीं रात रात भर अपने कमरे में क्या करती है, सोती भी है या नहीं, भगवान जाने। तभी अचानक बड़ी बहू राधिका सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए हैं। ये है राधिका भाभी। इनके चेहरे पर इतना तनाव क्यों है और इनके हाथों की उंगलियों पर ये नीले रंग के केमिकल जैसे धब्बे कैसे हैं? अरे रोहन, काव्या, खुश रहो, आओ अंदर आओ। बधाई की बच्ची, कहाँ थी तू इतनी देर से? तेरी देवरानी का गृह प्रवेश हो गया और तू अब अपनी महारानी की गुफा से बाहर निकल रही है। क्या कर रही थी कमरे में? माँ जी, मैंने अमित को सुबह ही बताया था कि मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है। मैं बस अंदर आराम कर रही थी। सो रही थी? राधिका, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। मैं अभी 5 मिनट पहले तुम्हारी कमरे का चक्कर लगा कर आया हूँ। तुम कमरे में थी ही नहीं, तो फिर तुम अचानक सीढ़ियों से कैसे उतर रही हो? क्या कोई जादू जानती हो जो दीवारों के आर पार चली जाती हो? अमित, तुमने ठीक से नहीं देखा होगा, मैं अंदर वॉशरूम में थी। चलो तुम लोग अंदर बैठो, मैं काव्या के लिए शरबत और दूध बनाकर लाती हूँ। रहने दे, तेरे हाथ का दूध अगर मेरी छोटी बहू पिएगी ना तो वो भी तेरे जैसी ही चिड़चिड़ी और पागल हो जाएगी। तू जा अपने कमरे में वापस जा। काव्या बेटा, तुम अंदर आओ, इसकी तो आदत ही यही है। पता नहीं कौन सी रात की नौकरी करती है ये औरत, दिन भर कमरे में बंद, रात को गायब। आज तक इस घर में किसी को नहीं पता चला कि इसकी क्या नौकरी है, क्या सैलरी है। पूछो तो लड़ने लगती है। राधिका बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अगले दिन घर के सभी लोग लिविंग रूम में बैठे चाय पी रहे हैं। काव्या रसोई से निकलकर चारों तरफ देखती है, लेकिन राधिका कहीं दिखाई नहीं देती। माँ जी, अमित भैया, वो राधिका भाभी कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दी। क्या उनकी तबीयत अभी भी खराब है? अरे बहू, उसका नाम मत लो सुबह सुबह। वो तो आधी पागल है, पता नहीं क्या करती रहती है, पूरे दिन कमरे में घुसी रहती है। भाभी, राधिका भाभी तो इस घर की मिस्ट्री वुमेन है। उनका एक पैर हमेशा कमरे के अंदर और एक कमरे के बाहर रहता है। माँ जी, वो मेरी जेठानी है। गृह प्रवेश के दिन भी उनसे अच्छे से बात नहीं कर पाई। मैं जरा उनके कमरे में जाकर उन्हें नाश्ते के लिए बुला लाती हूँ। अरे रहने दे बहू, मत जा, वो तेरे ऊपर भी चिल्ला देगी। बहुत चिड़चिड़ी और बदतमीज औरत है वो। नहीं माँ जी, मैं मिलकर आती हूँ, आखिर वो बड़ी हैं। काव्या सीढ़ियां चढ़कर राधिका के कमरे के बाहर पहुंचती है। दरवाजा पूरी तरह बंद है। काव्या धीरे से दरवाजा खटखटाती है। राधिका दीदी, ओ राधिका दीदी, मैं काव्या, जरा दरवाजा खोलिए ना। क्या है? कौन है बाहर? मैंने 100 बार मना किया है ना कि जब मैं अपने कमरे में हूँ तो मेरे कमरे के पास ज्यादा किचकिच मत किया करो। मुझे शांति चाहिए, जाओ यहाँ से। भाभी, मैं तो बस। अचानक दरवाजा झटके से खुलता है। राधिका सामने खड़ी है, उसकी आंखें लाल हैं, जैसे वो रात भर सोई न हो। वो काव्या को घूर कर देखती है। हाँ बोलो काव्या, तुम्हें जरा सा भी सुकून नहीं है क्या? मैं थोड़ी देर अपने कमरे में आराम कर रही थी और तुम यहाँ आ गई। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बड़ों के कमरे में बिना इजाजत आना नहीं सिखाया? कुछ बनाया है खाने में या सिर्फ यहाँ परेशान करने आई हो? भाभी, हाँ नाश्ता बन गया है। मैं तो बस आपकी पसंद पूछने आई थी कि आप क्या खाएंगी। मैं कुछ भी खा लेती हूँ या नहीं भी खाती तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाओ अब अपना काम करो और मुझे डिस्टर्ब मत करना। राधिका धड़ाम से काव्या के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। काव्या अपना मुंह लटकाए नीचे लिविंग रूम में वापस आती है। देखा, मैंने बोला था ना मत जाओ। वो ऐसी ही है, छिड़ी हुई पागल। जब देखो तब लोगों पर ऐसे चिल्लाती रहती है जैसे हम उसके नौकर हो। माँ, मैं तो तंग आ चुका हूँ। इस औरत का ड्रामा रोज का हो गया है। बस ये घर इसके दादाजी का दिया हुआ है, इसी एहसान के तले हम दबे हुए हैं, वरना मैं तो इसे कब का छोड़ चुका होता।
भाभी ऊपर से इतनी सख्त और गुस्से वाली दिख रही है, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि कुछ और था। वो कुछ छुपा रही है। मुझे देखना होगा कि उनकी इस रात की नौकरी का सच क्या है। शादी को 3 दिन बीत चुके हैं। काव्या पूरे घर में घुल मिल गई है। पड़ोस के लोग भी आते हैं और राधिका की बुराई करते हैं। राधिका बस चुपचाप सुनती है और वहां से हट जाती है। आज शाम को अमित लिविंग रूम में अपना बैग पैक कर रहा है। माँ, मैं ऑफिस के एक बहुत जरूरी काम से शहर से बाहर जा रहा हूँ। एक बड़ी इमरजेंसी आ गई है, इसलिए आज रात की फ्लाइट से निकलना पड़ रहा है। 2-3 दिन लग जाएंगे। लो बेटा, तू जा रहा है। अब तो राधिका बिल्कुल भी कमरे के बाहर नहीं दिखाई देगी। तेरे डर से थोड़ा बहुत बाहर आ भी जाती थी। अब तो महारानी अपनी गुफा में ही बंद रहेंगी। माँ जी, आप भाभी के बारे में हमेशा ऐसा क्यों बोलती हैं? हो सकता है उनकी तबीयत सच में बहुत खराब रहती हो। अरे बेटा काव्या, तू अभी नई है, तुझे नहीं पता। हम झेल रहे हैं उसे पिछले 2 साल से। जब से शादी करके आई है हम इसे बर्दाश्त कर रहे हैं। ना किसी से बात करना, ना घुलना मिलना। रात के 12:30 हो चुके हैं। पूरे घर में अंधेरा है, सब सो रहे हैं। काव्या को प्यास लगती है और वो रसोई से पानी लेने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलती है। जैसे वो राधिका के कमरे के पास से गुजरती है, उसे अंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ये रात के 12:30 बजे भाभी के कमरे से कैसी अजीब सी बीप बीप की आवाज आ रही है। काव्या दरवाजे पर अपना कान बिल्कुल सटा देती है। अंदर से राधिका के सुबकने और रोने की आवाज आ रही है। वो किसी से बहुत दबी आवाज में बात कर रही है। पापा, ओ पापा, आप कहाँ हैं? मुझे पता है उस गद्दार ने आपको छुपा कर रखा। मैं हार नहीं मानूंगी पापा। मैं उस प्रोजेक्ट कवच को फेल नहीं होने दूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। बस थोड़ा सा डेटा और मिल जाए। क्या पापा, प्रोजेक्ट कवच गद्दार? ये भाभी क्या बोल रही हैं? माँ जी से तो मैंने सुना था कि भाभी के पापा की मौत बरसों पहले एक प्लेन क्रैश में हो चुकी है। फिर ये जिंदा पापा की बात किससे कर रही हैं? ओश, अंदर कुछ गिरा, मुझे देखना चाहिए। काव्या धीरे से दरवाजे के हैंडल को घुमाती है। दरवाजा खुला हुआ है। वो दबे पैर अंदर कदम रखती है। न राधिका पूरे कमरे में कहीं नहीं है। बाथरूम का दरवाजा भी खुला और खाली है। अरे अभी तो अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। भाभी कहाँ गई? अलमारी भी बंद है, बाथरूम भी खाली है। क्या भाभी हवा में गायब हो गई है? कैसे मुमकिन है? तभी अचानक काव्या के पीछे कमला देवी हाथ में टॉर्च लिए खड़ी हैं। काव्या, तुम आधी रात को यहाँ इस मनहूस के कमरे में क्या कर रही हो? माँ जी, वो मैं पानी पीने उठी थी तो मुझे लगा जेठानी जी के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है, तो मैं बस देखने आ गई कि वो ठीक है या नहीं। अरे चलो जाओ यहाँ से। इस लड़की का कमरा नहीं, पता नहीं क्या जादू टोना का अड्डा है। भगवान जाने अंदर बैठी बैठी क्या करती है। अमित के रहने पर भी नहीं टिकती। जाने कौन सी इसकी रात की नौकरी चल रही है। मुझे तो आज तक इसकी एक चवन्नी नहीं दिखी। चलो अपने कमरे में, इसके चक्कर में मत पड़ो। जी माँ जी, चलती हूँ। भाभी कमरे में नहीं थी, लेकिन आवाज अंदर से ही आ रही थी। वो हवा में तो गायब नहीं हो सकती। मुझे सच का पता लगाना ही होगा। 3 दिन बाद कमला जी गुस्से में आटे की परात पटक रही हैं। रोहन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है। काव्या तवे पर पराठे सेक रही है। काव्या, 2 पराठे सेक कर पहले अमित को दे। बेचारा रात को ही ट्रिप से आया है और उसने दरवाजा तक नहीं खोला। बेचारा रात भर सो नहीं पाया उसको लक्ष्मी की वजह से। और कान खोलकर सुन ले, उस महारानी के कमरे में आज चाय का एक कतरा भी नहीं जाना चाहिए। भूखी प्यासी तड़पेगी तो अकल ठिकाने आएगी। माँ जी, वो जेठानी जी बड़ी हैं हमसे। रात को जो कुछ भी हुआ, क्या हमें एक बार उनसे शांति से बात नहीं करनी चाहिए? माँ जी, वो जेठानी जी बड़ी हैं मुझसे। क्या वो सुबह की पूजा में भी शामिल नहीं होती? कल रात से उनका कमरा अंदर से बंद है। पूजा? अरे काव्या, जिस औरत का भगवान पर भरोसा ही ना हो वो क्या पूजा करेगी? तुम नहीं जानती उसे? 2 साल हो गए हमारी शादी को, आज तक उसने मुझे अपनी जिंदगी में झांकने तक नहीं दिया। मेरा तो दम घुटता है इस शादी में। भाई, भाभी का स्वभाव शुरू से ही थोड़ा रिजर्व्ड रहा है। वो किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कुछ गलत कर रही है। रिजर्व नहीं, धोखेबाज है वो। मुझे पूरा यकीन है कि वो रात को किसी गलत काम में लगी रहती है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पर आज शाम को मैं इस बात का फैसला करके रहूंगा। अमित गुस्से से बाहर निकल जाता है। काव्या एक प्लेट में नाश्ता और चाय रखती है और राधिका के कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। काव्या, रुक जाओ। मैंने मना किया था ना, तुम उस चुड़ैल के पास नहीं जाओगी। माँ जी, वो इस घर की बड़ी बहू है। अगर वो हमसे दूर भाग रही हैं तो शायद उन्हें हमारी नफरत का डर है। मैं बस चाय देकर आती हूँ, बात नहीं करूंगी। काव्या के हाथ में चाय और नाश्ते की प्लेट है। वो दरवाजे के पास खड़ी दरवाजा खटखटाती है। राधिका दीदी, ओ दीदी, मैं काव्या हूँ। आपके लिए नाश्ता और चाय लाई हूँ। माँ जी भले ही गुस्सा थी, पर आप सुबह से भूखी हैं।
प्लीज दरवाजा खोलिए ना। कमरे के अंदर से कोई जवाब नहीं आता। काव्या धीरे से दरवाजे के हैंडल को घुमाती है, दरवाजा खुल जाता है। काव्या कमरे के अंदर आती है और आधे घंटे बाद वापस चुपचाप प्लेट लेकर नीचे रसोई की तरफ बढ़ जाती है। देख लिया अपनी जेठानी का रंग, मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया ना, या अंदर बैठकर कोई नया टोना टोटका कर रही है वो महारानी। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी अंदर ही थी, वो बहुत थक गई थी इसीलिए आराम कर रही हैं। आप प्लीज उन पर गुस्सा मत कीजिए। अरे 4 दिन की आई दुल्हन अपनी जेठानी की वकालत कर रही है। तू नहीं जानती बहू, बहुत शातिर है वो। उसी शाम अमित ऑफिस से वापस आ चुका है। वो अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कानूनी कागज निकालता है और टेबल पर जोर से पटकता है। बहुत हुआ माँ, बहुत हुआ पापा, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। आज मैं इस औरत का तमाशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। राशि, जाओ और उस कुलक्षणी को उसके कमरे से घसीट कर बाहर ला। अरे अमित बेटा, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। बहू से एक बार ठंडे दिमाग से बात तो करो। आप चुप रहिए जी, हमेशा उसकी तरफदारी करते हैं। 2 साल से हम इस लड़की की बदतमीजियां झेल रहे हैं। ना कोई ढंग की नौकरी का पता, ना पैसों का। दिन भर कमरे में ताला और रात भर गायब। अमित बेटा तू सही कर रहा है। ऐसी रहस्यमयी औरत को इस खानदान की बहू बने रहने का कोई हक नहीं। हम तो सिर्फ इसके दादाजी के दिए इस मकान के एहसान के तले दबे हुए हैं, वरना इसे कब का निकाल देते। हाँ पापा, भाई सही कह रहे हैं। ऐसी औरत के चक्कर में हमारे पूरे खानदान की तूतू हो जाएगी समाज में। तभी सीढ़ियों से राधिका धीरे धीरे नीचे उतरती है। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है, आंखें सूजी हैं। रसोई से काव्या भी बाहर आकर दूर खड़ी हो जाती है। आ गई तुम? राधिका, ये डिवोर्स पेपर्स हैं, इस पर अभी के अभी साइन करो और मेरे घर से दफा हो जाओ। मुझे तुम्हारी जैसी धोखेबाज और रात को गायब होने वाली बदचलन औरत की इस घर में कोई जरूरत नहीं है। अमित, तुम मुझ पर इतना बड़ा और घटिया इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही हूँ, बस कुछ मजबूरियां हैं जो मैं बता नहीं सकती। मजबूरियां? कौन सी मजबूरी? रात के 12 बजे शुरू होती है। अरे शर्म नहीं आती? सीधे सीधे बोल कि तेरी रात की नौकरी का असली राज क्या है। बाहर किसके साथ चक्कर चल रहा है तेरा? जैसे ही अमित राधिका का हाथ पकड़कर कागज थमाने की कोशिश करता है, काव्या राधिका के आगे खड़ी हो जाती है। बस कीजिए अमित भैया, अपनी जुबान को यहीं लगाम दीजिए। अगर एक शब्द भी मेरी जेठानी के खिलाफ इस घर में किसी ने भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काव्या, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम इस औरत का पक्ष ले रही हो जो रोज रात को इस घर की इज्जत नीलाम करने बाहर जाती है। रोहन, समझा अपनी पत्नी को। काव्या, तुम भाई के वापसी मामले में क्यों पड़ रही हो? क्योंकि आप सब दीदी पर सरासर झूठा लांछन लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं ना कि कल रात दीदी कमरे में नहीं थी और गायब थी। मैं कहती हूँ कि दीदी कल रात अपने कमरे में ही थी। क्या बक रही है काव्या? मैंने खुद टॉर्च लेकर देखा था, कमरा खाली था। माँ जी, आपने ठीक से नहीं देखा। कल रात मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मुझे उल्टियां हो रही थी। मैंने ही राधिका दीदी को आवाज देकर अपने पास बुलाया था। दीदी रात भर मेरे सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थी और मेरा ख्याल रख रही थी। उनका फोन साइलेंट पर था, इसीलिए अमित भैया का फोन नहीं उठा पाई। क्या बीमार देवरानी की सेवा करना गुनाह है? काव्या ये क्या कह रही है? ये झूठ क्यों बोल रही है? इसे तो कल रात के बारे में कुछ पता भी नहीं है, फिर ये मुझे क्यों बचा रही है? आज काव्या तुम्हें बचा रही है, लेकिन राधिका याद रखना, मैं चुप नहीं बैठूंगा। अमित गुस्से में बाहर निकल जाता है। कमला देवी और राशि भी बड़बड़ाते हुए चली जाती हैं। लिविंग रूम में सिर्फ राधिका और काव्या बचती है। राधिका काव्या को एक रहस्यमयी नजर से देखती है। रात के 11 बज जाते हैं, पूरे घर में अंधेरा है, सब सो चुके हैं। तभी राधिका दबे पांव अपने कमरे से बाहर निकलती है। तभी पीछे से काव्या आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। काव्या, तुम इस वक्त जाग रही हो और सुबह तुमने सबके सामने वो झूठ क्यों बोला? तुम चाहती क्या हो मुझसे? दीदी, मैंने सुबह जो कुछ भी किया वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि आपकी रात की नौकरी कोई बदचलनी नहीं है। मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। तुम पागल हो गई हो काव्या। तुम घर में रहो। जहाँ मैं जा रही हूँ वो कोई घरेलू खेल नहीं है। वहाँ मौत का खतरा है। अगर हम दोनों गायब मिली तो घर में भूचाल आ जाएगा। तुम तुरंत अपने कमरे में जाओ। घर की चिंता आप मत कीजिए दीदी। मैंने माँ जी, राशि और रोहन के रात के दूध में हल्की सी नींद की दवा मिलाती है। वो सुबह 8 बजे से पहले नहीं उठेंगे। हमारे पास 3-4 घंटे हैं। मुझे अपने साथ ले चलिए, वरना मैं अभी सबको जगा दूंगी। ठीक है, तुम बहुत बड़ी जिद कर रही हो। मेरी पिछली खिड़की के रास्ते एक सीक्रेट रास्ता बाहर जाता है, वहीं से निकलेंगे। लेकिन जो मैं कहूंगी सिर्फ वही करोगी। दोनों देवरानी जेठानी पीछे के रास्ते से निकल जाती हैं और शहर से 50 किलोमीटर दूर कालका घाटी की एक बंद केमिकल फैक्ट्री के बाहर राधिका और काव्या अपनी बाइक रोकती हैं। फैक्ट्री के चारों तरफ हथियारों से लैस गुंडे पहरा दे रहे हैं। मशीनों के चलने की भारी आवाजें आ रही हैं। दीदी, सामने 2 गुंडे खड़े हैं, उनके हाथ में 2 बंदूकें हैं। हम अंदर कैसे जाएंगे? घबराओ मत,
मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पेन है। ये कुछ सेकंड के लिए उनके हथियारों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और वहां के कैमरों को जाम कर देगा। जैसे ही मैं लाइट बंद करूं तुम मेरे पीछे भागना। वाह, दीदी तो सच में कृष की तरह काम कर रही है। राधिका फुर्ती से आगे बढ़ती है और मार्शल आर्ट्स के 2 तगड़े शॉट्स मारकर दोनों गार्ड्स को बिना आवाज किए बेहोश कर देती है। क्या बात है दीदी, आपने तो इन्हें पलक झपकते ही सुला दिया। चलो अंदर चलो, हमारे पास सिर्फ 20 मिनट है। दोनों फैक्ट्री में घुसती हैं। वहां कांच के बड़े बड़े केबिन होते हैं। एक केबिन के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति कुर्सी से बंधा हुआ है। उसके सिर पर कई तरह के तार लगे हैं। उनके सामने एक दुबला पतला क्रूर दिखने वाला शख्स खड़ा है। दीदी देखो, वो रहे पापा, लेकिन उनके साथ जो खड़ा है वो कबीर है क्या? राधिका अपने पिता को इस हालत में देखकर तड़प उठती है। वो कांच के केबिन के पास पहुंचती है। कबीर इस वक्त किसी दूसरे कमरे में कोई फाइल लेने गया है। राधिका धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर घुसती है। पापा, पापा आंखें खोलिए, मैं आ गई हूँ आपकी राधिका। राधिका, तुम? अरे बेटी, तुम यहाँ क्यों आई? ये मौत का कुआं है, कबीर तुम्हें मार डालेगा। मैं आपको यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकती पापा, चलिए मेरे साथ। नहीं बेटी, देर हो चुकी है। कबीर ने मेरे दिमाग का डेटा स्कैन कर लिया है। उसने प्रोजेक्ट प्रलय की एक्टिवेशन की हासिल कर ली है। वो बम कल सुबह ही एक्टिवेट होने वाला है। उसने तारीख बदल दी है। दीदी भागो, कबीर वापस आ रहा है, उसके साथ 10 और गुंडे हैं। तभी अचानक पूरे हॉल में सायरन बजने लगता है। केबिन का दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। राधिका अंदर बंद हो जाती है और काव्या बाहर रह जाती है। सामने से डॉक्टर कबीर अपने हाथ में एक रिमोट लिए हंसते हुए एंट्री करता है। डॉक्टर राधिका शर्मा, मुझे पता था कि तुम अपनी चूहे जैसी मान से निकलकर यहाँ जरूर आओगी। डॉक्टर वीरेंद्र, देखिए, आपकी प्यारी बेटी खुद अपनी मौत के वारंट पर दस्तखत करने आई है। कबीर, तुम एक गद्दार हो। इस देश के करोड़ों मासूम लोगों की जान लेकर तुम्हें क्या मिलेगा? सरकार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। सरकार? अरे जब तक सरकार को पता चलेगा तब तक आधी दुनिया साफ हो चुकी होगी। और ये जो तुम्हारी छोटी सहेली बाहर खड़ी है ना, इसे क्या लगा था कि ये मेरी फैक्ट्री में इतनी आसानी से घुस जाएगी? मैंने ही फ्रीक्वेंसी का जाल बिछाया था ताकि तुम यहाँ आओ, क्योंकि प्रोजेक्ट प्रलय को पूरी तरह लॉन्च करने के लिए मुझे तुम्हारे शरीर में लगी उस बायो चिप का आखिरी कोड चाहिए। एक गद्दार साइंटिस्ट, अपनी बकवास बंद कर। तूने अभी देवरानी और जेठानी की जोड़ी की ताकत नहीं देखी है। तू हमारी दीदी की बायो चिप को हाथ भी नहीं लगा सकता। अच्छा, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी लड़की। पकड़ लो इस लड़की को और राधिका को उस मशीन से जोड़ दो। इसके शरीर से वो चिप निकालो, चाहिए जिंदा बचे या मर जाए। कबीर का आदेश पाते ही 4 खूंखार गुंडे काव्या की तरफ लपकते हैं। काव्या भागो यहाँ से, इन लोगों के पास हथियार हैं। काव्या! अब कोई नहीं भाग सकता। इस नादान लड़की को तो मेरे गुंडे मसल कर रख देंगे। ओए गद्दार साइंटिस्ट, अपनी इस जेठानी को कमजोर समझने की भूल मत करना, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही पहला गुंडा काव्या को पकड़ने आता है, काव्या लेजर टॉर्च की तेज रोशनी उसकी आंखों पर मारती है। गुंडा चीखते हुए अपनी आंखें पकड़ लेता है। काव्या फुर्ती से नीचे झुकती है, गुंडे के पैर फंसाकर उसे फर्श पर गिराती है और उसकी कमर से पिस्तौल निकाल लेती है। अरे मेरी आंखें, इस लड़की ने मेरी आंखों में कुछ मार दिया। पीछे हटो सबके सब, वरना पहली गोली इस गद्दार के सिर के आर पार होगी। कबीर, अपनी इस मशीन को बंद कर और मेरी दीदी और पापा को बाहर निकाल। वाह, छोटी तो बड़ी खतरनाक निकली, लेकिन तुम भूल रही हो लड़की, तुम एक अनाड़ी हो। कबीर धीरे से अपने रिमोट का एक बटन दबाता है। राधिका के केबिन के अंदर छत से नीले रंग की जहरीली गैस निकलने लगती है। डॉक्टर वीरेंद्र और राधिका खांसने लगते हैं। काव्या, काव्या, गोली मत चलाना। इसके हाथ में जो रिमोट है उसी से ये गैस बंद होगी। राधिका की बायो चिप। काव्या घबराओ मत, मेरी घड़ी का नीला बटन दबाओ। दीदी की घड़ी का नीला बटन, लेकिन दीदी तो अंदर बंद है। अच्छा, दीदी ने अपनी लैब में मुझे एक रिमोट डिवाइस दी थी जो उनकी घड़ी से कनेक्टेड है। काव्या बिना वक्त गवाए अपनी जेब से वो छोटी डिवाइस निकालती और उसका नीला बटन दबा देती है। राधिका की कलाई पर बंधी घड़ी से एक तेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है जो पूरे केबिन के इलेक्ट्रॉनिक लॉक को ब्लास्ट कर देती है। कांच का दरवाजा धड़ाम से टूट जाता है। राधिका सीधे कबीर पर झपटती है और एक जोरदार किक मारकर उसके हाथ से रिमोट छीन लेती है। बदतमीज लड़की, तुम मेरा प्लान खराब नहीं कर सकती। गुंडो, मार डालो इन सबको। हॉल में मौजूद बाकी गुंडे बंदूक तानते हैं, लेकिन राधिका और काव्या मिलकर डॉक्टर वीरेंद्र को सहारा देती हैं और फैक्ट्री के पिछले रास्ते की तरफ भागती हैं।
काव्या पीछे मुड़कर 2 हवाई फायर करती है जिससे गुंडे पीछे हट जाते हैं। पापा आप ठीक हैं? चलिए हमारी बाइक बाहर खड़ी है। मैं ठीक हूं बच्चों, लेकिन कबीर ने प्रोजेक्ट प्रलय का मुख्य सर्वर ऑन कर दिया है। आज रात के ठीक 3 बजे दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के पावर ग्रिड्स में वो केमिकल वायरस फैला जाएगा। वो केमिकल वायरस फैल जाएगा। हमारे पास सिर्फ एक घंटा है। पापा उस वायरस को रोकने का कोई तो तरीका होगा। आपने उसका एंटीडोट कोड तो अपने दिमाग में रखा था ना? कबीर ने मुझे एक ऐसी ड्रग दी है जिससे मैं वो कोड भूल रहा हूँ। मुझे वो पूरा कोड याद नहीं आ रहा है। उसका आधा हिस्सा मेरी डायरी में है जो घर पर मेरी लैब के लॉकर में सुरक्षित है। तो फिर देर किस बात की? दीदी बाइक स्टार्ट कीजिए, हमें 3 बजे से पहले घर पहुंचना होगा और पूरी दुनिया को बचाना होगा। राधिका बाइक को 120 की स्पीड पर भगाती है। पीछे कबीर की 2 गाड़ियां उनका पीछा कर रही हैं और गोलियां चला रही हैं। रात के सन्नाटे में गोलियों की आवाजें गूंज रही हैं। दीदी वो लोग हमारे बिल्कुल पीछे हैं, वो गोलियां चला रहे हैं। काव्या पापा को मजबूती से पकड़ो, मैं इस बाइक की मैक्सिमम स्पीड यूज करने जा रही हूँ। राधिका अपनी बेहतरीन ड्राइविंग स्किल्स का इस्तेमाल करके कबीर की गाड़ियों को चकमा दे देती है। वहीं दूसरी तरफ नींद की दवा का असर कम होने के कारण कमला देवी की अचानक आंख खुल जाती है। वो पानी पीने नीचे आती है और घबराहट में टीवी ऑन कर देती है। टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कालका घाटी की बंद केमिकल फैक्ट्री में देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र को बचाने के लिए 2 रहस्यमयी लड़कियां आतंकवादियों से लोहा ले रही हैं। अरे अमित, रोहन, राशि, जल्दी उठो रे, अनर्थ हो गया। ये देखो टीवी पर कौन है। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? ये राधिका और काव्या है। ये बंदूकें, ये फायरिंग, ये सब क्या है? भाई भाभी तो काव्या तो कालका घाटी में है, गुंडे उनके पीछे पड़े हैं। ताजा खबर के मुताबिक इन लड़कियों ने वैज्ञानिक को छुड़ा लिया है और वहां से भाग निकली हैं, लेकिन आतंकवादी उनका पीछा कर रहे हैं। तभी घर का दरवाजा झटके से खुलता है। राधिका और काव्या घायल डॉक्टर वीरेंद्र को संभालते हुए अंदर घुसती हैं। तीनों के कपड़ों पर खून और धूल लगी है। पूरा परिवार लिविंग रूम में खड़ा हुआ है। राधिका, काव्या, ये सब क्या नाटक है? तुम दोनों इस वक्त टीवी पर आ रही हो। ये गुंडे, ये गोलियां, तुम लोग चोर डाकू हो क्या? माँ जी अभी हमसे कोई सवाल मत पूछिए। इस वक्त पूरे देश पर महाविनाश का संकट है। अगर अगले 10 मिनट में मैंने वायरस को डीएक्टिवेट नहीं किया तो सुबह का सूरज कोई नहीं देख पाएगा। मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। हटिए भैया, बहुत सुन लिया आपका ताना और शक। ये डॉक्टर वीरेंद्र हैं, देश के महान साइंटिस्ट, और राधिका दीदी कोई बच्चलन औरत नहीं है, इस देश की रक्षक है। चुपचाप यहीं खड़े रहिए। राधिका और काव्या डॉक्टर वीरेंद्र को लेकर राधिका के कमरे में जाती हैं। पूरा परिवार भी पीछे पीछे दौड़ता है। राधिका कमरे की दीवार पर पेंटिंग हटाकर सीक्रेट बटन दबाती है। ससुर देवी प्रसाद, अमित और माँ जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये हमारे घर के नीचे क्या है? रोहन, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? अरे भाई, भाभी तो सच में कोई सुपर साइंटिस्ट है। दीदी एरर क्यों दिखा रहा है? सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। तभी अचानक सीक्रेट लैब का मुख्य कंप्यूटर स्क्रीन हैक हो जाता है और वहां कबीर का चेहरा उभर आता है। डॉक्टर राधिका, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुख्य सर्वर को इतनी आसानी से रोक लोगी? जब तक उस कंप्यूटर पर तुम्हारी बायोचिप का लाइव सिग्नल और तुम्हारा पासवर्ड नहीं डाला जाएगा तब तक वायरस नहीं रुकेगा, और अगर तुमने पासवर्ड डाला तो तुम्हारी बायोचिप ब्लास्ट हो जाएगी और तुम मर जाओगी। अब चुनो, देश या तुम्हारी जान। राधिका बेटी, कबीर ने मुझे जो दवा दी थी उसके असर से मेरा दिमाग सुन्न हो रहा है। मैं फाइनल कोड का आधा हिस्सा भूल रहा हूँ। मेरा सिर फटा जा रहा है। नहीं पापा, आप याद करने की कोशिश कीजिए, वो कोड क्या था? मुझे सिर्फ इतना याद है, मेरा और तुम्हारा पसंदीदा लकी नंबर जो हमारे जन्मदिन को जोड़कर बनता था। दीदी आपका जन्मदिन और अंकल का जन्मदिन याद कीजिए। हाँ, VR 260596। देश बच जाता है। तभी सीक्रेट लैब में चारों तरफ से कमांडोज और सरकारी अधिकारी, देश के रक्षा मंत्री भी अंदर आते हैं और राधिका के सामने सल्यूट करते हैं। डॉक्टर राधिका शर्मा और काव्या जी, आप दोनों ने आज न सिर्फ डॉक्टर वीरेंद्र को बचाया बल्कि पूरे देश को महाविनाश से बचा लिया। देश को आपकी इस रात की नौकरी पर गर्व है। रक्षा मंत्री और कमांडोज जा चुके हैं। कबीर और उसके गुंडे पकड़े जा चुके हैं। लिविंग रूम में पूरा परिवार बैठा है। राधिका, मुझे माफ कर दो। मैं 2 साल तक तुम पर शक करता रहा, तुम्हें बदचलन कहता रहा, जबकि तुम देश बचा रही थी। मुझे माफ कर दो।
मुझे भी माफ कर दे बड़ी बहू, मैं तुझे कुलक्षणी कहती रही, लेकिन काव्या तुझे इस सब के बारे में कैसे पता चला? तो अभी आई थी। माँ जी अब समय आ गया है कि मैं आपको असली राज बताऊं कि मुझे ये सब कैसे पता चला। काव्या चुपके से राधिका के कमरे का लॉक खोलकर अंदर दाखिल होती है। कमरा खाली है। काव्या सीधे उसी भारी ड्रेसिंग टेबल के पास जाती है। याद रखो काव्या, कोड क्या था? पहले नीचे के नक्काशीदार बटन को 3 बार दबाना है। खुल गया। हे भगवान मेरी रक्षा करना। काव्या सीढ़ियों से नीचे उतरती है। सीढ़ियां खत्म होते ही एक विशाल आधुनिक लेबोरेटरी सामने आती है। चारों तरफ नीली, लाल और हरी लाइट्स जल रही हैं। दीवार पर विशाल कंप्यूटर स्क्रीन्स हैं जिन पर भारत का नक्शा और कई सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी चल रही हैं। ओ माय गॉड, ये तो किसी देश की सीक्रेट स्पेस एजेंसी जैसी लैब है। जेठानी जी क्या कोई सीक्रेट सुपर साइंटिस्ट है? इतने बड़े बड़े कंप्यूटर, इतनी मशीनें। तभी काव्या को सामने एक बड़ी स्क्रीन के सामने राधिका बैठी दिखाई देती है। उसके सिर पर एक अजीब सा न्यूरो हेडसेट लगा है। AI अरावली हिल्स के सेक्टर 4 की सैटेलाइट इमेजनरी जूम करो। क्या पापा के पेस मेकर का सिग्नल अभी भी वहीं से आ रहा है? यस मैडम, डॉक्टर प्रकाश के वाइटल साइंस 40% तक गिर चुके हैं। सिंडिकेट के लीडर कबीर ने उन्हें 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है। यदि उन्होंने प्रलय केमिकल वेपन का एक्टिवेशन कोड नहीं दिया तो कबीर उन्हें लिक्विड नाइट्रोजन चैम्बर में डाल देगा। कबीर, मैं तेरा वो प्रलय वायरस और तेरा वो सिंडिकेट दोनों मिट्टी में मिला दूंगी। पापा ने वो केमिकल मानवता की भलाई के लिए बनाया था और तू उसे बम बनाकर पूरी दुनिया को नहीं बेच सकता। कौन है वहां? सिंडिकेट के गुर्गे, सामने आओ वरना 1 सेकंड में खोपड़ी उड़ा दूंगी। काव्या पिस्तौल ताने पिलर की तरफ बढ़ती है। दीदी दीदी प्लीज गोली मत चलाना, मैं हूँ आपकी देवरानी काव्या। काव्या, तुम यहाँ कैसे आई? तुमने ये जगह कैसे देखी? तुम मेरा पीछा कर रही थी। तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। मुझे माफ कर दीजिए दीदी। हाँ, मैंने आपका पीछा किया क्योंकि मैं रोज रात को अमित भैया के ताने और आपको रोते हुए नहीं देख सकती थी। दीदी, मैंने कल रात आपकी बातें सुनी थी। मुझे सब पता चल गया कि आपके पापा जिंदा है और आप देश को बचाने के लिए ये सब कर रही हैं। काव्या, तुम नादान हो, तुम्हें इस नरक में नहीं आना चाहिए था। ये कोई सास बहू का खेल नहीं है। ये सिंडिकेट देशद्रोहियों का एक ऐसा खतरनाक संगठन है जो पल भर में पूरे शहर को उड़ा सकता है। अगर कबीर को पता चला कि तुम मेरे बारे में जानती हो तो वो तुम्हें और रोहन को जिंदा चबा जाएंगे। जाओ यहाँ से तुरंत बाहर निकलो। नहीं दीदी, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। आज तक इस घर ने आपको सिर्फ नफरत और बदनामी दी है, लेकिन अब आपकी ये देवरानी आपके साथ खड़ी है। मुझे बताइए डॉक्टर अंकल को कैसे बचाना है? मैं मर जाऊंगी दीदी, पर अपने देश और अपनी जेठानी के सम्मान को झुकने नहीं दूंगी। काव्या मेरी बहन, मैंने 2 साल से इस दर्द को अकेले झेला है। किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया, सब मुझे कुलक्षणी कहते रहे। शुक्रिया मेरी बहन मेरा साथ देने के लिए। अब रोने का वक्त नहीं है दीदी। उस गद्दार कबीर के पास सिर्फ 48 घंटे हैं। हमें बताइए कि उस प्रलय नाम के महाविस्फोटक और केमिकल अटैक को कैसे रोकना है। इसीलिए मैंने सब झूठ बोला था ताकि दीदी का मिशन खराब ना हो। आज हमारी देवरानी और जेठानी ने साबित कर दिया कि जब 2 औरतें एक साथ मिल जाएं, तो वो पूरे देश की तकदीर बदल सकती है। आज से इस घर का नाम देश के रक्षकों का घर होगा। चलो आज बड़ी बहू और छोटी बहू काव्या की आरती मैं खुद उतारूंगी। देवरानी और जेठानी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। लेकिन दोस्तों, देवरानी काव्या और जेठानी राधिका की इस जांबाज जोड़ी ने जिस तरह देश और अपने परिवार को बचाया, उस पर आपकी क्या राय है? क्या अमित का राधिका पर शक करना सही था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।